नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे शॉर्ट हैंड की क्लासेस। शॉर्ट हैंड का आज डे 1 है और हम आज डे 1 में शॉर्ट हैंड में लिखने वाली सभी वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस शॉर्ट हैंड के बारे में, इसकी वर्णमाला के बारे में बताऊं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शॉर्ट हैंड होता क्या है। दोस्तों, आज तक हम लोगों ने हिंदी सीखा हुआ है, इंग्लिश सीखा हुआ है, ये दो भाषाएं हैं। इसी तरीके से शॉर्ट हैंड या जिसको ऋषि प्रणाली या हिंदी शॉर्ट हैंड बोला जाता है, ये भी अपने आप में एक भाषा है, लेकिन ये बाकी भाषाओं से थोड़ी सी अलग है, या थोड़ी सी आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके प्राकृतिक रूप में बिल्कुल बदलाव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा दोस्तों इसलिए है कि सभी भाषाएं अपने आप में किसी न किसी अक्षर से लिखी जाती हैं, लेकिन वो अक्षर जो होते हैं किसी लाइन या कर्व से बने होते हैं। लेकिन इस भाषा की जो खास बात है वो सिर्फ लाइन या कर्व की मदद से लिखी जाती है। किसी भी लाइन या कर्व की मदद से, किसी भी लाइन या कर्व को जोड़ करके कोई भी अक्षर नहीं बनाया जाता। यहाँ पे पूरा का पूरा एक लाइन ही इस्तेमाल होता है। तो ये भाषा जो है ऋषि प्रणाली, ये सिर्फ लाइन या कर्व के माध्यम से पूरी लिखी जाती है। इसका नाम शॉर्ट हैंड होने का अर्थ सबसे पहला यही है कि ये जो भाषा लिखी जाती है ये कम से कम लाइन या कम से कम कर्व की मदद लेकर के लिखी जाती है। अगर मैं दो लाइन लिखूं अंग्रेजी में या हिंदी में, लेकिन जब मैं उस दो लाइन को कन्वर्ट कर दूं अगर शॉर्ट हैंड में, तो शॉर्ट हैंड में वो बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही कम जगह में लिखी जा सकती है। अगर कहीं पर कोई चीज एक प्रवाह में बोली जा रही है, जल्दी जल्दी बोली जा रही है, उसको शॉर्ट हैंड में तभी लिखा जा सकता है जब हम उसको पूरी तरीके से सुन लें। यानी शॉर्ट हैंड लिखने के लिए सबसे पहले शॉर्ट हैंड जो भाषा होती है वो हिंदी या अंग्रेजी में आपको बोली जाती है, और आपको उसे सुन करके शॉर्ट हैंड में अपने अक्षरों से, शॉर्ट हैंड में आने वाले सभी उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करके आपको उसको ट्रांसक्राइब करना होता है या लिखना होता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड के बारे में लोगों को जानकारियां कम है। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर। एसएससी के अंदर दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। उसमें सबसे निचले स्तर का जो एग्जाम होता है 10वीं क्लास के बाद, उसका नाम है एसएससी एमटीएस, मल्टीटास्किंग। इसके बाद दोस्तों एक एग्जाम होता है एसएससी सीएचएसएल, जिसको हम लोग एसएससी सीएचएसएल बोलते हैं। वो इंटरमीडिएट लेवल में होता है, 12th स्टैंडर्ड पे होता है। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, जिसको हम लोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम बोलते हैं, सीजीएल। लेकिन एक और एग्जाम होता है इसके अलावा भी, एसएससी जो है वो सीपीयू एसआई वगैरह की भी एग्जाम करवाती है। इसके अलावा जो एक फील्ड बच जाता है, ये सारे एग्जाम्स जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, इन सारे एग्जाम्स में अंग्रेजी के साथ साथ जीके जीएस और साथ में रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन एसएससी के एग्जाम के अंदर सिर्फ एक इकलौता ऐसा एग्जाम है स्टेनोग्राफर का जिसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं आती है। इसके प्री का जो सिलेबस है वो है 100 नंबर की अंग्रेजी आती है। टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है प्री का, जिसमें 100 नंबर की अंग्रेजी भाषा पूछी जाती है। एक सवाल 1 नंबर का होता है। 50 सवाल रीजनिंग के होते हैं, वो भी 1 नंबर के 1 सवाल होते हैं, और साथ में जीके और जीएस के 50 सवाल रहते हैं। इस तरीके से कुल मिला करके हमारे पास 200 क्वेश्चन होते हैं, और सभी क्वेश्चन एक अंक के एक प्रश्न होते हैं। 200 नंबर में से हमें 130-140 के आसपास ले आना होता है कम से कम। इस बार का कट ऑफ लगभग 100 नंबर के आसपास गया था एससी और एसटी कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और मैं एक मोटा आपको सिर्फ बता रहा हूँ कट ऑफ। आपको अच्छा स्कोर करने के लिए कम से कम 130, 35, 40 नंबर ले आना चाहिए, तब आप प्री को क्वालिफाई कर पाओगे। तो प्री क्वालिफाई कर लेने के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है वो होती है शॉर्ट हैंड की। दोस्तों, शॉर्ट हैंड आपको क्यों सीखना चाहिए? सीखना इसलिए चाहिए कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग भारत में रह रहे हैं, और भारत में एग्जाम्स की कितनी मारामारी है ये आपसे छुपा नहीं है।
तो भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, शॉर्ट हैंड का जो एग्जाम होता है इसमें भीड़ बहुत कम है, इसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम है। कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि प्री में बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन उनको मालूम ये रहता है कि अगर हमको मेंस में शॉर्ट हैंड नहीं आएगा तो इस एग्जाम में बैठने का कोई तात्पर्य नहीं होता। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं वो इस एग्जाम में नहीं बैठते। तो आपको ये बात ध्यान देने की है कि आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, अगर आप मैथ्स को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आपका इसमें वेलकम है। आप इंग्लिश रीजनिंग और जीके की मदद से प्री को क्वालिफाई करके आप अगर शॉर्ट हैंड सीखते हो तो शॉर्ट हैंड में आप इजीली क्रैक कर जाओगे एग्जाम में, और आपको इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हो तो शॉर्ट हैंड में एसएससी स्टेनोग्राफर एक पोस्ट है, इसमें सी और डी दोनों लेवल की होती है। जितना ग्रेड पे एक सीजीएल का होता है उतना ग्रेड पे इसका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का होता है। तो आप एक अच्छा और ल्यूक्रेटिव जॉब है, आप इसको ऑफर कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। अगला, बहुत सारे हाई कोर्ट में भी स्टेनोग्राफर्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी साल दर साल आती रहती है और वैकेंसी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। सचिवालय की बहुत सारी नौकरियां आती हैं, उसके अंदर भी शॉर्ट हैंड की प्रस्तुति होती है। इसके अलावा न्यूज रिपोर्टर की जॉब में भी शॉर्ट हैंड का बहुत ही बहुमूल्य योगदान है। तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड का मैंने आपको एक पृष्ठभूमि भूमिका बताया, समझाया। चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप शॉर्ट हैंड क्यों सीखें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्ट हैंड के बारे में। तो मैंने आपको बताया शॉर्ट हैंड एक भाषा है और भाषाओं की तरह भी एक भाषा है। तो और भाषाओं की तरह चूंकि ये भी एक भाषा है, इसके वजह से हमको सबसे पहले किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले इसके अक्षरों को सीख लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम डे 1 के अंदर वर्णमाला करेंगे। वर्णमाला में हम लोग सभी अक्षरों को बनाना सीखेंगे। कुछ इसको शुरू करने से पहले एक दो बातें जो मोटी मोटी मैं आपको बताना चाहता हूं। शॉर्ट हैंड के अंदर हम लोग अभी सिर्फ व्यंजनों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी स्वर का काम नहीं है। तो स्वर का जब काम आएगा अगले डे 5 या 6 के बाद, जब स्वरों का काम आएगा तो मैं आपको स्वरों को बताऊंगा। अभी शुरू में हम लोग सिर्फ वर्णमाला को समझेंगे, सिर्फ वर्णमाला में भी सिर्फ व्यंजनों को समझेंगे। यहाँ पे किसी भी स्वर को मैंने नहीं लिखा है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि क से लेकर के घ तक, च से लेकर के झ तक और इसी तरीके से आगे भी यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। मैंने समय बचाने के लिए सारी चीजों को पहले से लिख दिया है। अब आपके सामने मैं लाइन को बना करके बताऊंगा कि कौन सी लाइन किस तरीके से बनती है। दूसरी बात, ये तो बात हो गई पहली कि हम लोग व्यंजनों की बात सिर्फ करेंगे, यहाँ पे स्वरों की बात बाद में करेंगे क्योंकि अभी उसका इस्तेमाल नहीं है। दूसरी बात, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपके पास एक शॉर्ट हैंड की नोटबुक होनी चाहिए और स्टेनो की एक पेंसिल आती है, उसको आप ले लेंगे। 45-50 रुपए की एक पैकेट पेंसिल मिल जाती है, जिसमें एक इरेजर और एक शार्पनर होता है, उसको आप ले लेंगे। और साथ में एक शॉर्ट हैंड की नोटबुक जाकर के आप दुकान पर मांग लेंगे। आप उस पर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको वर्णमाला को एक एक करके बताऊंगा, लेकिन आपको हर वर्णमाला को कम से कम आधा आधा पेज जाकर के घर पे प्रैक्टिस करना है। जैसे क मैंने बना दिया, ख मैंने बना दिया, तो क और ख एक साथ लिख करके क और ख को एक साथ बनाते हुए कम से कम आधा लाइन आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं अगर आपको कोई क्लास 15 मिनट बता रहा हूं तो आपका काम 2 घंटे का होता है। आपको 2 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आप एक अच्छे आशुलिपिक बन पाओगे या शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर बन पाओगे। ये थी दूसरी बात कि आपके पास जरूरी सामान क्या होने चाहिए। आपको एक किताब कॉपी ले लेनी है, नोटबुक ले लेनी है शॉर्ट हैंड की। अगर आपके पास नोटबुक नहीं मिलती है तो आप इस तरीके से एक सादा पेज ले लेंगे। सादा पेज पे लगभग 1 इंच जगह छोड़ करके, इतनी लाइन छोड़ करके अब मैं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। नॉर्मल जो कॉपी की लाइंस होती हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा, उनसे थोड़ी सी मोटी लाइन आप खींचेंगे, उसके जगह का गैप थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे और आप बराबर लाइन खींच लेंगे। आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप अगर शॉर्ट हैंड की नोटबुक ले लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी वर्णमाला की क्लासेस को। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहला अक्षर क लिखा है, क, ख, ग और घ। तो पहले 4 अक्षर के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने अंगों को छोड़ दिया, जिसको आप नो बोलते हो या अंगों बोलते हो, उसको मैंने छोड़ दिया।
छोड़ने का रीजन ये है कि जब आप बोलते हैं क ख ग घ और जब आप अंगा बोलते हैं तो अंगा जो है इन वर्णों की आवाज से अलग हो जाता है, यानी इसके कैटेगरी से वो बिलोंग नहीं करता, इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। इसीलिए अंगा को मैंने उठा करके बाहर रख लिया है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों च छ ज झ य को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, य का कोई ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता और य को इस कैटेगरी के अंदर न आने की वजह से य को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यानी जो जरूरी सीक्वेंस हो सकता है वो मैंने लिख दिया है। अब आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं बोलता हूं क और ख, तो क और ख की रेखाएं एक यहाँ पे मैंने बना करके दिया है। क जितने भी ये क ख ग घ है, इसको बोला जाता है क वर्ग। ये क वर्ग के सभी व्यंजन हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये च छ ज झ, ये च वर्ग के 4 व्यंजन हैं। उसी तरीके से ट ठ ड ढ, ये ट वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। त थ द ध, ये दोस्तों ये जो 4 वर्ड हैं ये त वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आप क वर्ग बोलते हैं तो क से मिलते जुलते जितने भी वर्ण हैं उनको आप क वर्ग की कैटेगरी में डालते हैं। उसी तरीके से च वर्ग जब आप बोलते हैं तो च से मिलने वाले च के साउंड पर आधारित जितने भी वर्ण हैं उनको आप च कैटेगरी में डालते हैं और इसी तरीके से आगे। लेकिन यहाँ पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये इतने वर्ग हैं, लेकिन यहाँ से सारे के सारे जितने भी व्यंजन लिखे हैं उनका साउंड अलग अलग होता है। जैसे य र, य से ये र तो नहीं मिल रहा, र के बाद यहाँ ल लिखा है, इसका भी आवाज इससे नहीं मिल रहा, यानी ये जो है ये बेमेल व्यंजन है, ये किसी भी वर्ड के वर्ग में नहीं आते, तो इसको वर्ग में हम लोग नहीं लिखेंगे। इतनी बात आप समझ पाए कि वर्ग क्या होता है। अब आगे बात करते हैं जो हमारे क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग की रेखाएं हैं दोस्तों। हमने क्या बोला? क, च और ट वर्ग की रेखाएं, ये सभी यहाँ पे प वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया और ये क वर्ग हो गया। ये जितने भी वर्ग की रेखाएं हैं ये रेखाओं से बनती हैं दोस्तों। लेकिन बाकी जितने भी त, न, त और ये म, ये जितने भी व्यंजन यहाँ पे लिखे गए हैं ये कर्व के माध्यम से बनाए जाने वाले व्यंजन हैं। अब मैं क की डायरेक्शन बता देता हूँ कि ये वाली जो क वर्ग की रेखाएं हैं वो किस डायरेक्शन में बनाई जाती हैं। क वर्ग की रेखाओं को हमेशा जब भी हम बनाएंगे तो उनका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। अगर हम इधर से हम क वर्ग की रेखाओं को बनाना होगा तो हम यहाँ पेन रखेंगे और इधर की तरफ जाएंगे, यानी हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे। इधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ। उसी तरीके से दोस्तों जब हम च वर्ग की बात करते हैं तो च वर्ग का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, वो क्या होता है? च हमेशा 60 डिग्री पे बनाया जाता है और वो ऊपर से नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। यानी अगर पेन हमको यहाँ रखना पड़ेगा और हमको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तब हम च वर्ग की रेखाओं को बनाएंगे। ये मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ। क वर्ग की रेखाओं का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ और च वर्ग की रेखाओं का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ 60 डिग्री पे बनाया जाता है। दोस्तों ट वर्ग की रेखाओं का डायरेक्शन जो होता है वो होता है ऊपर से नीचे की तरफ 90 डिग्री पे। मैं यहाँ पे कोण भी लिख दे रहा हूँ। ये 60 डिग्री पे बनाया जाने वाला है, ये 90 डिग्री पे बनाया जाने वाला है और ये दोस्तों 180 डिग्री पे बनाया जाने वाला व्यंजन है। अब हम लोग बात करते हैं प वर्ग की रेखाओं की दोस्तों, क्योंकि त वर्ग की जितनी भी रेखाएं हैं वो कर्व से बनाई जाती हैं। तो अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं जो लाइन से बनाई जाने वाली रेखाएं हैं उनकी। तो प वर्ग की रेखाएं जो होती हैं वो अगेन 60 डिग्री पे बनाई जाती हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पेन रखा और नीचे की तरफ मैंने बनाया, यानी ऊपर से नीचे की तरफ मैंने बनाया। और कोण कितना मैंने लिया? तो कोण अगेन मैंने कितना लिया? 60 डिग्री का लिया। 60 डिग्री आपको किसी ज्यामिति प्रकार से नापने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 60 डिग्री लगभग अंदाज से लेना। आप 60, 70 या 55 डिग्री भी कर सकते हैं उसको।
तो ये हमने कोण समझ लिया कि ये सारी रेखाएं किस कोण में बनाई जाती हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग बना करके देखेंगे। जब हम क बनाते हैं तो लाइन पे एक सरल रेखा 180 डिग्री पे हम खींचेंगे। लाइन पे एक सरल रेखा 180 डिग्री पे हम खींचेंगे तो इसको हम बोलेंगे क। लेकिन ये इसी रेखा को अगर हम यहाँ पे लिख करके और इसमें कट लगा दें तो इसको हम पढ़ेंगे ख। हमने क्या बताया, क की रेखा लाइन पर 180 डिग्री पे हमने बनाया। आपने देखा ना, मैंने यहाँ से इस तरीके इधर की तरफ बनाया, यानी मेरा जो डायरेक्शन था वो इधर से इधर की तरफ था। तो मैंने यहाँ से यहाँ पे पेन रखा और इधर की तरफ मैंने बनाया 180 डिग्री पे एक सरल रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे क। जब सेम डायरेक्शन में मैंने बनाया, क को लिख करके काट दिया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ख। दोस्तों जितने भी ये जो 4 व्यंजन लिखे हुए हैं, इन 4 व्यंजन को अगर हम 2 भागों में बांट दें, एक भाग बनेगा, ये दोनों का पेयर अलग हो जाएगा और इन दोनों का पेयर अलग हो जाएगा। तो जितनी भी ये 2 पेयर वाले व्यंजन हैं ये हल्के व्यंजन कहलाते हैं, हल्के ध्वनि के व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी पेयर के बने हुए शब्द हैं, व्यंजन हैं, ये भारी ध्वनि के या गाढ़ी ध्वनि के व्यंजन कहलाते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क वर्ग की जो रेखा है वो हल्के साउंड की होती है। क और ख दोनों हल्के साउंड के हैं। लेकिन जब मैं क को थोड़ी सी अपनी आवाज मोटी करके बोलूं तो क्या बन जाता है, वो ग। यानी मैं जब बोलता हूँ क तो क एक नॉर्मल साउंड है, लेकिन जब इसका बेस बढ़ा देता हूँ तो वो बन जाता है ग। ग में आवाज भारी है दोस्तों। तो यही कारण है कि ग की जो रेखा है ना वो मोटी हो जाती है। ग की जो रेखा है वो मोटी हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं क की जो रेखा है बिल्कुल क के जैसा ही ग बनाया गया है। फर्क बस इतना है कि जो ग की रेखा है वो क से मोटी है। अब चूंकि यही प्रोसेस क को काटने के बाद ख बना था, तो जब ग को काट देंगे तो ये बन जाएगा घ। तो हम लोग क्या करेंगे, सरल रेखा खींचेंगे, एक मोटी सरल रेखा लाइन पर खींचेंगे और इसको काट देंगे तो इसको पढ़ेंगे हम लोग घ। इस तरीके से हम लोग ये कवर को खत्म कर चुके हैं। ये हमारा हो गया क वर्ग। अगला हमारे पास है च, छ, ज, झ। अब आप ये समझ पाए हैं कि आपको इन दोनों लाइन में पतला व्यंजन रखना है और इन दोनों में भारी यानी कि मोटा व्यंजन रखना है। तो च को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं। तो च का जो डायरेक्शन होगा ये यहाँ पे मैं पेन रखूंगा और नीचे की तरफ आऊंगा, एक पतली सी रेखा लगभग 60 डिग्री पे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। अगर मैं इसी रेखा को यहाँ से लिख करके और इसको काट देता हूँ तो इसको पढ़ेंगे हम लोग छ। आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि जो ज की रेखा है वो च से ही बनेगी, लेकिन च को अगर हम गाढ़ा करते हैं तो वो बन जाएगा ज। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री पर ही बनाएंगे, 60 डिग्री पर ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग च को गाढ़ा कर देंगे। दोस्तों ये हमारा हो गया ज। अगर हम ज को काट देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा झ। ये सारी रेखाएं लगभग 60 डिग्री पे बनाई गई रेखाएं हैं। इसको हम लोग बोलेंगे च वर्ग की रेखाएं, च वर्ग। अगला है दोस्तों ट। ट बनाने के लिए हम लोग को 90 डिग्री पे एक सरल रेखा सीधी खींचनी है। यानी हम लोग यहाँ से यहाँ एक पतली सीधी रेखा 90 डिग्री पे खींचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जिसका डायरेक्शन होगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट बोलेंगे। अगर हम ट को काट दें, तो इसको हम लोग बोलेंगे ठ। अगर ट की रेखा भारी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड बोलेंगे। ये जो ड है मोटी रेखा है दोस्तों। अब ड को अगर काट दिया तो ढ बन गया। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ट वर्ग। ये सारे जो वर्ग हैं वो ट वर्ग की रेखाएं कहलाएंगी। त, थ, द, ध को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रेखाओं से बनने वाले अक्षर नहीं है। हम लोग प को भी ध्यान देंगे। प जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन लगभग यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिखा। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो 60 डिग्री, लेकिन अगर इधर से एंगल को गिनोगे तो ये 60 डिग्री ना होकर के ये लगभग 120 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप कोण यहाँ बनाए, यहाँ से एंगल लेकर ले यहाँ पे, तो ये कितने डिग्री का कोण बने, 120 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। तो ये प वर्ग की जो रेखा है वो लगभग 120 डिग्री के कोण पे
लिखी जाती हैं। अब प वर्ग की रेखाओं को ऊपर से नीचे की तरफ आप बना लेंगे। ये प हो गया। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। आप अपने कॉपी में इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हाथ हिल रहा है इसमें। प, अगर मैं प को काट दूं तो ये कहलाएगा फ। प को अगर मोटा करके लिख दिया जाए दोस्तों तो ये कहलाएगा ब, और इसी ब को अगर काट दिया जाए तो ये कहलाएगा भ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कर्व वाली रेखाओं की तरफ। दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाया हुआ एक सर्कल। देखो, अगर इस सर्कल को काट दिया जाए, सर्कल को तिरछा काटा जाए, तो सर्कल को तिरछा काटा जाएगा तो इसके 4 टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा ऊपर वाला, दूसरा नीचे, और तीसरा और चौथा ये साइड में 2 टुकड़े निकलेंगे। तो ये जो साइड में 2 टुकड़े निकलते हैं दोनों एक जैसे दिखते हैं दोस्तों। इन दोनों टुकड़ों को बोला जाता है त। इन दोनों टुकड़ों को बोला जाता है त, यानी जो 2 त हैं, त का मतलब होता है त दोनों डायरेक्शन से बनाया जा सकता है। ये जो त अक्षर है वो दोनों डायरेक्शन से बनाया जा सकता है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ हमको बनाना है, लेकिन ये इधर से भी, दाएं से भी बनाया जा सकता है और बाएं से भी बनाया जा सकता है। मैं आपको बना के बताता हूँ। ये हो गया हमारा त। को मैंने एक तो इधर से बनाया, पहला वाला कर्व ये बन गया त। अगर आपको कभी लिखते टाइम जब आगे लिखेंगे आप शॉर्ट हैंड, जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसीलिए दोनों तरीके के त बनाने के लिए बताया गया है। तो इस त को आप इधर से भी बना सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? त। थोड़ी सी लाइन आप ध्यान देना कि ये दोनों जो एंड हैं बिल्कुल सीधे में होने चाहिए, क्योंकि आप जब इसको काटोगे तो ये चीजें दोनों बिल्कुल सीधे में होंगी, तो ही इसको त पढ़ेंगे। तो त को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो भाई जब त को काट देंगे तो वो थ हो जाएगा, और थ को भी, जब त को दोनों तरीके से बना सकते हैं तो थ को भी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। इसलिए अगर हम त को काट दें, दाहिने और बाएं दोनों तरीके को अलग लिख करके उन दोनों को काट दें, तो ये दोनों क्या है? थ कहलाएंगे। जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से त को अगर मोटा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? ये द कहलाता है। त को अगर मोटा कर दिया जाए तो ये द कहलाता है। और द भी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। द भी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। उसी तरीके से अगर द को काट दिया जाए दोस्तों तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ध। ध भी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो इसको हम लोग बोलेंगे त वर्ग। इसको हम लोग बोलेंगे त वर्ग। तो जितने भी वर्ग वाले व्यंजन थे हम लोगों ने उसको कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं य, र, ल, व की तरफ। वैसे तो यह को 30 डिग्री पे बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये 60 डिग्री पर भी बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ यह लिखते हैं तो आपकी मर्जी हो, 30 डिग्री पे भी बना सकते हैं आप, लेकिन आप इसको ज्यादा झुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह जो होता है वो एक अपना खुद ही डिफरेंट वर्ड होता है, तो आपको ज्यादा इसको टिल्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको आवश्यकता के अनुसार आप समझ जाएंगे आगे जाकर के कि कब आप 30 पे करें और कब आप 60 पे करें। यह और र दोनों 30 और 60 दोनों डिग्री पे बनाए जाने वाले हैं। ठीक, तो यह को हम लोग इस तरीके से आंकड़ा लेते हुए अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से लाइन बना दें, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर की, इसका जो डायरेक्शन था वो नीचे से ऊपर की तरफ था, तो नीचे से हमने ऊपर की तरफ बना दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे दोस्तों। र को 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो सरल रेखा से बनाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो सरल रेखा है, अब तक तो सरल रेखाएं इन वर्गों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन यहाँ पर र के लिए भी एक सरल रेखा इस्तेमाल होती है। तो अगर हम 30 डिग्री पे र को नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, ध्यान देने वाली बात क्या थी दोस्तों? सभी जितने भी यहाँ पे वर्ग लिखे, जैसे च वर्ग जो था, च वर्ग में हम लोगों ने ऊपर से नीचे की तरफ का डायरेक्शन लिया था। अगर मैं इसको 60 डिग्री पे बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ इसको 60 डिग्री पे बना देता हूँ, है ना, तो ये जो व्यंजन है वो च वर्ग से मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? आप देखिए, च वर्ग की रेखा ये भी
और ये र, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो रेखा थी इसका जो डायरेक्शन था ये ऊपर से नीचे की तरफ था, लेकिन जो र का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। च वर्ग का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन र वर्ग का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। तो ये 60 डिग्री पे बनाए जाने के बाद भी अगर नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो इसको र पढ़ा जाएगा, कभी भी इसको च नहीं पढ़ा जाएगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी 30 डिग्री और कभी 60 डिग्री दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से यहाँ लिख के बता दिया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे र लिखा हुआ है। अगर इस लाइन को 4 हिस्सों में काटा जाए, और अब की बार मैंने लाइन को बिल्कुल 90 डिग्री पे काटा है, सॉरी सर्कल को 90 डिग्री पे काटा है, तो 90 डिग्री पे काटने की वजह से यहाँ पे 4 वर्ड निकल करके आएंगे। इस सर्कल का 4 पार्ट बनेगा। पहला पार्ट ये ल कहलाएगा, जो कि यहाँ से शुरू होकर के नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही सर्कल के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक हम आ गए, लेकिन अब यहाँ से हमको नीचे की तरफ आना होगा, यानी कि जो र है ना, र का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। स का डायरेक्शन दोनों दोस्तों ये हुआ स का डायरेक्शन, इसको हम लोग स पढ़ेंगे, और इसी तरीके से इसका ये भी हमारा स कहलाता है। स का डायरेक्शन ये ऊपर से नीचे की तरफ, इस वाले स का भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन जो र का डायरेक्शन होता है दोस्तों वो ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा होता है। तो आप र अगर कर्व वाला बना रहे हैं तो इस तरीके से बनेंगे, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। डायरेक्शन बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। जो ल का डायरेक्शन होता है दोस्तों वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, या नीचे से ऊपर की तरफ। आप ये कोशिश करिएगा कि जो ल र जितने भी कर्व वाली बनने वाली रेखाएं हैं, आप हमेशा ये ध्यान में अपने रखते हुए बनाएंगे कि सर्कल के ये टुकड़े हैं, तो सर्कल तो हमेशा गोल ही रहेगा, कभी भी वो टेढ़ा नहीं हो सकता। तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि ये आपकी जो रेखाएं हैं बिल्कुल सर्कल के टुकड़े के तौर पे लिखी जाएंगी और हमेशा सीधी रहेंगी, कहीं भी टेढ़ा कर्व आपको नहीं बनाना है। तो ये तो था यह, लेकिन अगर इसकी यह को हम उल्टा कर दें, घुमा दें, पलट दें दोस्तों, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वह, यानी जो वह की रेखाएं होती हैं वो सामने की तरफ आंकड़ा लेते हुए ऊपर की तरफ बनाई जाती हैं। वह को भी दोस्तों 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों पे बनाया जा सकता है। आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से बनाएंगे, इसको मैं आगे बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ पाए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं स, ह, म और न के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सर्कल था, सर्कल को मैंने 4 पार्ट में बांट दिया था, और 4 पार्ट में से 2 पार्ट को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। जो 2 पार्ट बचे स और स, ये जो है स, एक तो स इस तरीके से बनाया जाता है, और एक तरीके से ये जो है एक तरीका ये है बनाने का, यानी जो स है वो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, एक लेफ्ट की तरफ से और एक राइट तरफ से। थोड़ा सा अब मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। ये स की रेखा है, स दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। फिर एक व्यंजन आ जाता है हमारे पास ह। ह को भी दोस्तों 30 डिग्री या 60 डिग्री दोनों पर बनाया जा सकता है। ह नीचे से ऊपर भी बनाया जाता है, यानी आपने नीचे से शुरू किया और ऊपर की तरफ आप गए, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी बनाया जा सकता है, और ऊपर से नीचे की तरफ भी बनाया जा सकता है। फिर अगला हमारे पास व्यंजन है म। तो म जो रेखाएं होती है दोस्तों, आप इस वाले लाइन में, इस वाले सर्कल में देख पा रहे हो, जब इसको तिरछा काटा गया था तो म ऊपर की तरफ बना और न नीचे की तरफ बना, यानी म बनाना होगा तो हम हमेशा इस तरीके से बनाएंगे, इसको बोलेंगे म। अगर हमको न बनाना होगा तो हम इस तरीके से कटोरी जैसा बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे न। लेकिन म और न में ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर म को काट दिया जाए दोस्तों, अगर म को काट दिया जाए, ये म लिख करके अगर मैंने इसको काट दिया तो अब ये म नहीं रह गया, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे न। उसी तरीके से अगर न को
लिख करके इस तरीके से काट दिया जाए तो अब ये न नहीं पढ़ा जाएगा, अब इसका उल्टा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा म। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात थी दोस्तों। अगला व्यंजन हमारे पास है ड़, ढ़ और ङ। अब चूंकि न एक हल्का साउंड है, लेकिन न की अगर भारी आवाज कर दी जाए तो बन जाता है ङ, यानी न को अगर मोटा करके लिख दिया जाए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ङ। तो ङ जो बनाया जाता है वो मोटा बनाया जाता है, बिल्कुल न के जैसा ही बनाया जाता है लेकिन मोटा बनाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक से बना लेंगे। मेरा यहाँ पे पेन हिल रहा है इसलिए मोटा थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया है, लेकिन आप इसको थोड़ा ठीक से बना लेंगे। तो ये न को अगर हम लोग गाढ़ा बना दे तो इसको पढ़ेंगे ङ। दोस्तों बच गया हमारा दो व्यंजन ड़ और ढ। ड़ जो बनता है वो र को काटने से बनता है। जैसे यहाँ पे र लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर की रेखाएं अगर हम बना दें, नीचे से ऊपर वाली रेखा इसको पढ़ेंगे र, लेकिन अगर इसको हम काट दें तो पढ़ा जाएगा इसको ड़। उसी तरीके से ऊपर से नीचे जाने वाली जो कर होता है इसको भी आप र पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसको काट दिया जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा ड़। उसी तरीके से दोस्तों ढ लिखने के लिए आप समझ पा रहे हैं, र में ह मिला हुआ है, यानी अगर ह को मैं नीचे से ऊपर जाने वाला ह या ऊपर से नीचे जाने वाला ह, ये नीचे से ऊपर जाने वाला ह था और ये ऊपर से नीचे जाने वाला ह है, इन दोनों ह को अगर काट दिया जाए तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ढ बन जाएगा। अब हम इसको ढ पढ़ेंगे, इसको भी ढ पढ़ेंगे। तो आज हमने समझा ये सारे वर्णमाला को, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम लोग डे 2 में मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और आप इतना प्रैक्टिस करके आएंगे। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप सभी वर्डों को कम से कम 5 लाइन 6 लाइन अच्छे से खूब प्रैक्टिस करें, अपना हाथ सेट करें, उसके बाद हम लोग वर्डों की प्रैक्टिस करेंगे डे 2 में। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।